इंडियन हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मगध की गद्दी पर एक नए साम्राज्य का उदय होता है और उस साम्राज्य का नाम होता है मौर्य वंश। देखो मौर्य वंश क्या बोलता है। मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी कि कहीं ना कहीं इसने घनानंद को हराया चाणक्य के कहने पर और एक नए साम्राज्य को सामने लाया जिसका नाम है मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य था, जन्म इसका हुआ था 345 यानी 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। पंचमार्क का सिक्का चलता था। जब भी कोई शासक नींव रखता है या स्थापना करता है या संस्थापक बनता है तो वो अपना खुद का ही सिक्का चलाता है। मगध की गद्दी पर ऐसा ही होता था। घनानंद को हराने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, जो बाद में मौर्य वंश का प्रधानमंत्री बना। कौन? चाणक्य। चाणक्य ही प्रधानमंत्री था। चाणक्य के कई नाम है, इसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये कहीं भी लिखा हुआ देखे मतलब चाणक्य की बात हो रही है। इसके द्वारा एक लिखित पुस्तक भी है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है, जो किससे रिलेटेड है, यानी किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठा। यानी मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व की गद्दी पर बैठ चुका है। यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह जैन धर्म को बहुत मानता था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकड निकेटस को हराया था। यह सेल्यूकड निकेटस कौन था? यह सिकंदर का सेनापति था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। हार होने के बाद सेल्यूकड निकेटस ने अपनी पुत्री कार्निया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई और उपहार में क्या क्या दिया? काबुल, कांधार, हेरात, मकरान, ये सब के सब दिए। मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ये भद्रबाहु कौन है? ये हमने जैन धर्म में पढ़ लिया है, जिसने कल्पसूत्र लिखी है, वही भद्रबाहु है। क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आएंगे। मेगास्थनीज सेल्यूकड निकेटस का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकड निकेटस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। यानी कि जब शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तब से ये दरबार में रहने लगा था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक फेमस बुक लिखी है, किताब लिखी है, इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। किसने? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो 298 ईसा पूर्व यानी 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक नामक एक स्थान है, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम दिन ये कर्नाटक में ही व्यतीत करता है अपनी जिंदगी से। मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार राजगद्दी पर बैठता है, यानी कि उसी का लड़का बिंदुसार। कहा जाता है एक बिंदी लगी हुई थी सिर पे, इसलिए इनका नाम बिंदुसार रखा गया था। बिंदुसार के बारे में एक और बात कही जाती है, महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता। यानी इनके पिता बहुत महान थे और इनका पुत्र भी बहुत महान था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन हुए बताया गया है। बिंदुसार का जब शासन चल रहा था तब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के 2 लड़के थे। पहला लड़का था बड़ा वाला सुसीम, छोटा लड़का था अशोक, जिसमें अशोक का बहुत ज्यादा वर्णन मिलता है हमको देखने को। विद्रोह दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा, यानी कि बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा, परंतु सुसीम से मैटर समझला नहीं और उसने क्या करा? अशोक को भेजा फिर, और अशोक तो आप जानते ही हो। फिर क्या होने लगा? कुछ दिनों के बाद ये मतभेद होने लगा कि बिंदुसार की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि अशोक को बिठाया जाए गद्दी पर या सुसीम को। तो जो भी उनके पूरे मंत्री, जो कैबिनेट होती, मंत्री कैबिनेट इनके समय भी थी, तो अशोक के लिए ज्यादा वोटिंग होती है कि अशोक को ही गद्दी पर बिठाया जाए। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक राजगद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 269 ईसा पूर्व यानी जीसस के जन्म से पहले। ईसा पूर्व का मतलब ये होता है। गद्दी पर बैठने से पहले अशोक क्या था? गद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती यानी कि अपना ये उज्जैन, यहाँ का राज्यपाल था। कौन? अशोक। मस्की और गुजरा अभिलेख, ये क्वेश्चन आता है, मस्की और गुजरा अभिलेख किसके? अशोक से वर्णित है ये। मस्की और गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है और पुराणों में, जो हमारे पुराण है, उसमें अशोक वर्धन कहते हैं इसको। माता का नाम शुभदांगरी था, यानी कि माता का नाम इनकी शुभदांगरी था और पत्नी का नाम इनका कारुवाकी था। किसकी? अशोक की। ये अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पुत्र और पुत्री 2 थे इनके,
हालांकि इनकी काफी पत्नियां थी, लेकिन कारुवाकी से ज्यादा प्रभावित थे। पुत्र और का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने क्या करा, अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था। किसने? अशोक ने। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख हमको कई भाषाओं में मिलते हैं। ब्राह्मी भाषा में, खरोष्ठी भाषा में, ग्रीक में है और अरमाइक में, यानी लिपि है। ये लिपि मतलब भाषा है। इतनी भाषाओं में हमको मिलते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में, यानी कि कुछ साल पहले ही, 100, 150, 200 साल पहले, 1750 ईस्वी है ये, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी में पोदेरी फेंतर ने की थी। इसकी खोज करी थी पोदेरी फेंतर ने। और इसे सबसे पहले पढ़ा किसने था? पढ़ा इसे जेम्स प्रिंसेप ने था। अशोक के शिलालेख हैं कितने? टोटल 14 शिलालेख हैं अशोक के। 1837 में जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेख को पढ़ते हैं। 137 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य चलता है। कितने? 137 वर्षों तक राज्य किया है मौर्य साम्राज्य ने। और इसका अंतिम शासक वृहदत्त बनता है। ये वो वृहदत्त नहीं है हरेक वंश का, उसके पहले जो हमने पढ़ा था मगध का, ये अलग वृहदत्त है, जो आप कंफ्यूज हो जाओ। चलो शिलालेख के बारे में जानते हैं। अशोक के खास खास शिलालेख, ऐसे तो 14 शिलालेख हैं, लेकिन हमने खास शिलालेखों का वर्णन किया है। देखो शिलालेख नंबर पहला क्या बोलता है? पहला शिलालेख बोलता है अशोक ने इसमें पशु बलि की निंदा की है, यानी पशु की बलि नहीं होनी चाहिए। दूसरा शिलालेख बोलता है मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का वर्णन है, यानी कि कहीं ना कहीं अशोक ने क्या व्यवस्था करी थी, यानी मनुष्य की भी और पशु की भी, दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, आगे के शिलालेख क्या कहते हैं। तीसरा शिलालेख कहता है राजकीय अधिकारी 5 वर्षों पर दौरे पर जाएंगे, यानी कि हर 5 वर्षों के उपरांत राजकीय अधिकारी, जो भी उसकी मंत्री परिषद थी अशोक की, उसमें वो लोग दौरा करेंगे। छठा अभिलेख क्या बोलता है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी है अशोक ने। छठा शिलालेख में उन्होंने कहा है आत्मनियंत्रण रखो। नौवीं शिक्षा क्या दी है? सच्ची भेंट तथा सच्चा शिष्टाचार, यानी आपकी भेंट सच्ची होनी चाहिए, आपका जो भी व्यापार है वो भी अच्छा होना चाहिए। 12वें शिलालेख में उसने स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की है तथा समान अधिकारों का वर्णन किया है, यानी स्त्री पुरुष समान रहेंगे अशोक के हिसाब से। 13वें शिलालेख में उसने क्या है, ये 13वें शिलालेख से बहुत क्वेश्चन उठ के आता है। ये 13वें शिलालेख का वर्णन क्या है? कलिंग युद्ध। इससे क्या होता है? इस कलिंग युद्ध से ही अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। 14वां शिलालेख और अंतिम शिलालेख क्या बोलता है? अशोक ने जनता को धार्मिक बातें बिताने या धार्मिक जीवन बिताने को कहा है अशोक ने। तो हमारा यहाँ से मौर्य साम्राज्य खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य की, ब्राह्मण वंश की। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।